नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स आपको शुरू करवा रखी है और अपने इसके अंदर ऊष्मागतिकी पढ़ रहे हैं। अपने जो इसके अंदर पढ़ रहे हैं वो है ऊष्मागतिकी। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोग ऊष्मागतिकी की परिभाषा के बारे में पढ़ चुके हैं और ऊष्मा और ताप के बारे में पढ़ चुके हैं। ऊष्मागतिकी की परिभाषा के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर ऊष्मा ताप उसमें निकायों के साम्यावस्था का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में आप लोगों ने पढ़ा था ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होती है। और एक अपने पढ़ा था ताप क्या होता है? ताप पदार्थों का एक गुण होता है जो क्या करता है, उसमें संचरण की या ऊष्मा के संचरण की दिशा का बोध करवाता है, या आप लोग बोल सकते हो निकाय की साम्य अवस्था का बोध करवाता है। तो अपने 3 लाइनों में अगर इसे पढ़ें तो ऊष्मागतिकी की परिभाषा और उसके बाद ऊष्मा ऊर्जा के एक रूप होती है। और ताप की बात करें तो पदार्थों का एक गुण है जो ऊष्मा प्रवाह की दिशा का बोध करवाता है और उसमें साम्य अवस्था के बारे में अपने को बताता है। आज जो अपने पढ़ने वाले हैं वो अपना आज का टॉपिक है ऊष्मागतिकी का शून्यांकीय नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यांकीय नियम। देखो ये जितने भी नियम है ना, इन नियमों को याद कर लेना और अगर मैथमेटिकल कोई टर्म आती है तो उनको भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। शून्यांकीय नियम में तो नहीं आती, फर्स्ट नियम में आती है, सेकंड नियम में आती है। तो मैथमेटिकल टर्म याद रख लेना और ये तीनों जो नियम है इनको भी याद रख लेना। एग्जाम के अंदर 1 नंबर में यही पूछा जा सकता है कि ऊष्मागतिकी का शून्यांकीय नियम, प्रथम द्वितीय तृतीय नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं ऊष्मागतिकी के शून्यांकीय नियम की। तो ऊष्मागतिकी का जो शून्यांकीय नियम है वो अपने क्या करता है, वो ताप की व्याख्या करता है। आई बात समझ में? ताप की व्याख्या का मतलब कि ताप होता क्या है। तो ऊष्मागतिकी का शून्यांकीय नियम आपसे पूछा जाए किसकी व्याख्या करेगा, तो ऊष्मागतिकी का शून्यांकीय नियम ताप की व्याख्या करता है। इसके लिए अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास में एक निकाय है, ये एक निकाय है और निकाय का नाम क्या है? ए है। एक दूसरा निकाय है और निकाय का नाम बी है। तो आपके पास में 2 निकाय है, एक निकाय ए है और दूसरा निकाय बी है। और दोनों निकाय जो है इनके साथ साथ एक तीसरा निकाय और है जिसका नाम सी है। तो आपके पास में ए, बी और सी 3 क्या है? निकाय है। और इन दोनों निकाय के बीच में आपने क्या रख दिया? एक ऊष्मारोधी पर्दा रख दिया या एक ऊष्मारोधी दीवार रख दी। ये जो दीवार है इसके इस ओर या इस ओर ऊष्मा का आदान प्रदान जो है वो नहीं हो सकता है। तो देखो आपके पास में ए, बी, सी 3 निकाय है। ए और बी निकाय के बीच में आपने क्या कर दिया? एक ऊष्मारोधी दीवार रख दी जिससे ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो। अब देखो क्या होगा, जो ये दीवार है इसे इस प्रकार से रखा गया है कि ए से सी की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण हो उसके, या सी से ए की ओर क्या उसके ऊष्मा का स्थानांतरण हो उसके। इस तरफ बी से सी की ओर और सी से बी की ओर अपने ऊष्मा का क्या हो सकता है? स्थानांतरण हो सकता है। यानी ऊष्मा सी से बी में आ सकती है, बी से सी में जा सकती है, ए से सी में जा सकती है और सी से ए में आ सकती है। परंतु ऊष्मा जो है ए से बी में नहीं जा पाएगी, यानी ए से बी की ओर या बी से ए की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो नहीं हो पाता है। और आप देखोगे कि जैसे जैसे समय बीतेगा इन दोनों के मध्य क्या होगा? ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। उसके बाद में ये जो दोनों निकाय है इनके मध्य भी क्या होगा? ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। और मैंने आपको ये बताया कि ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, या बोल सकते हो जो तपत वस्तु है उससे शीतल वस्तु की ओर क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो ए से सी की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहेगा और बी से सी की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहेगा। थोड़े समय बाद क्या होगा? निकाय ए और सी जो है एक दूसरे की साम्य अवस्था में आ जाएंगे, यानी निकाय ए और निकाय सी एक दूसरे की ऊष्मीय साम्य अवस्था में आ जाएंगे। कौन कौन? निकाय ए और सी कौन सी अवस्था में आ जाएंगे? साम्य अवस्था में आ जाएंगे। और थोड़ी देर बाद में बी और सी भी क्या हो जाएंगे? आपस में साम्य अवस्था में आ जाएंगे। देखो आपने देखा कि जो ए और सी है ये एक दूसरे के उसमें साम्य अवस्था में
जो बी और सी है ये भी एक दूसरे के उसमें साम्य अवस्था में, यानी थोड़े समय बाद ए सी के और बी सी एक दूसरे के साम्य अवस्था में आ जाते हैं। अब आपने क्या किया, इस दीवार को या इस पर्दे को यहाँ से हटा दिया और आपने इसे कहाँ लगा दिया, यहाँ लिख रहा हूँ, ये ए है और ये बी है और ये आपके पास में सी है। ठीक है, आपने इस पर्दे को यहाँ से हटा दिया और इन दोनों के बीच में इस प्रकार से लगा दिया। अब देखो, अब आप लोग देखोगे कि जो ए और बी है, जो निकाय ए और बी है, इन दोनों के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, यानी निकाय ए से बी की ओर या बी से ए की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या समझे, यहाँ से आप लोग समझे कि यदि दो निकाय, ये दो निकाय, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ में परस्पर साम्य अवस्था में हो तो वो दोनों निकाय आपस में भी साम्य अवस्था में होते हैं। यानी दो निकाय यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ परस्पर साम्य अवस्था में हो तो वो दोनों निकाय परस्पर भी क्या होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं। देखो, ए से सी की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, बी से सी की ओर हो रहा है, या सी से ए की ओर और सी से बी की ओर भी ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। मतलब या तो ऊष्मा इस ओर आ रही है या ऊष्मा इस ओर आ रही है, दोनों में से किसी और एक और ऊष्मा आ रही है। और कब तक आती रहेगी, जब तक साम्य अवस्था नहीं आ जाती। यहाँ मान लिया साम्य अवस्था आ चुकी है, अब इन दोनों के मध्य ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, कब तक होगा, जब तक दोनों के मध्य क्या ना आ जाए, साम्य अवस्था ना आ जाए। अब क्या हुआ, ये दोनों साम्य अवस्था में है और ये दोनों साम्य अवस्था में, यानी दो निकाय अलग अलग किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य अवस्था में हो तो वो परस्पर भी क्या होंगे, साम्य अवस्था में होंगे। तो इतनी बात समझ में आने के बाद में आपने क्या किया, इस दीवार को यहाँ से तो हटा दिया और इसके बीच में लगा दिया। आपने देखा कि ए और बी जो है इनके बीच में ऊष्मा स्थानांतर जो है वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ए और बी जो है वो कौन सी अवस्था में आ चुके हैं, उसमें साम्य अवस्था में आ चुके हैं। इसे अपने क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम कहते हैं। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम अपने को क्या बताता है, देखिए ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम अपने को बताता है कि यदि दो निकाय अलग अलग किसी अन्य निकाय के साथ साम्य अवस्था में हो तो वे परस्पर भी साम्य अवस्था में होंगे। ठीक है, यदि दो निकाय अलग अलग किसी तीसरे या अन्य निकाय के साथ साम्य अवस्था में हो तो वो परस्पर भी क्या होंगे, साम्य अवस्था में होंगे। इसे अपने क्या कहते हैं, इसे अपने ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से अपने किसकी व्याख्या की जाती है, ताप की व्याख्या की जाती है। यानी ताप जो है, ताप क्या है, यहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण क्यों नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था कि दोनों का ताप जो है वो क्या हो गया था, एक समान हो गया था। यानी अपने ताप जो है वो क्या होता है, ताप अपने पास में पदार्थों का एक गुण है जो उसमें साम्य अवस्था का क्या कराता है, अपने को बोध करवाता है, उसमें साम्य अवस्था का बोध करवाता है। तो यहाँ से अपने जो एक नई अभिधारणा आई है वो किसकी आई है, ताप की आई है। नई भौतिक राशि ताप की अवधारणा आई है, वो क्या आई है कि ताप एक ऐसा गुण है जो उसमें साम्य अवस्था का अपने को बोध करवाता है। और ताप को देख करके ही अपने क्या बताते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण बताते हैं। जैसे यदि एक का ताप बी से ज़्यादा, यानी यदि ए का ताप बी से ज़्यादा हो तो ऊष्मा का स्थानांतरण ए से बी की ओर होगा। क्यों, क्योंकि ए का ताप क्या है, ज़्यादा है। यदि बी का ताप ए से ज़्यादा तो ऊष्मा का स्थानांतरण बी से ए की ओर। यहाँ देखो ताप किसका ज़्यादा है, ए का ताप ज़्यादा है, ए का ताप बी से ज़्यादा है तो ऊष्मा का स्थानांतरण ए से बी की ओर। यहाँ देखो बी का ताप ए से ज़्यादा है तो ऊष्मा का स्थानांतरण बी से ए की ओर होगा। यानी जिसका ताप ज़्यादा है उससे कम ताप की ओर ऊष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। यदि ए का ताप बी के
ताप के बराबर हो तो ऊष्मा का स्थानांतरण किस ओर होगा, किसी और नहीं होगा। और ये कौन सी अवस्था होगी, ये उसमें साम्य अवस्था होगी। ठीक है, तो इन तीनों बातों से आप लोग देख सकते हो कि ताप क्या है। ताप पदार्थों का एक गुण है जो एक तो अपने को बताता है ऊष्मा स्थानांतरण की दिशा के बारे में। तो एक तो क्या कर रहा है, ये ऊष्मा स्थानांतरण की दिशा का बोध करवा रहा है, ऊष्मा स्थानांतरण की दिशा का बोध करवा रहा है। और दूसरा ये क्या कर रहा है, ये उसमें साम्य अवस्था का भी अपने को बोध करवाता है। जिसका ताप ज़्यादा है उससे कम ताप की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, और यदि दो निकाय का ताप बराबर हो तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। और कौन सी अवस्था प्राप्त हो जाएगी, उसमें साम्य अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम है। अब अपने बात करेंगे ऊष्मा और यांत्रिक कार्य के बारे में। तो देखिए अपना अगला जो टॉपिक है वो है ऊष्मा तथा यांत्रिक कार्य। अपने ऊष्मा और ताप की बात की थी, अब अपने बात करेंगे ऊष्मा और यांत्रिक कार्य के बारे में। देखो ऊष्मा और यांत्रिक कार्य, ऊष्मा तथा यांत्रिक कार्य। देखो ऊष्मा और यांत्रिक कार्य टॉपिक जो है अपने को क्या बताता है, तो लास्ट जो अपने टॉपिक पढ़ा था वो तो था ऊष्मा और ताप के बारे में। ये अपने टॉपिक किसके बारे में, ये टॉपिक अपने ऊष्मा और यांत्रिक कार्य के बारे में। देखो आपको पता है अपने लास्ट क्लास में एक पढ़ा था कि अपने जो कार्य करते हैं वो कार्य किस में बदल जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है। और ऊष्मा जो है ऊर्जा का ही क्या होती है, एक रूप होती है। मतलब अपने कार्य करके क्या कर सकते हैं, अपने कार्य करके ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अपने कार्य करके भी क्या कर सकते हैं, ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे अपने क्या करें, अपने पास में कोई पानी है, ठीक है, कोई एक पात्र है जिसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, और आपको क्या करना है, इस पानी का ताप जो है आप लोगों को बढ़ा देना है। यानी इसको आपको क्या करना है, गर्म करना है। गर्म करने का मतलब आपको इसे ऊष्मा देनी है। अगर आप लोगों को किसी को ऊष्मा देनी हो तो अब आप लोग क्या करोगे, आपके पास में एक तो क्या होगा, कोई ना कोई स्रोत होगा। ठीक है, कोई स्रोत होगा जिसकी सहायता से वो स्रोत गर्म होगा और उस पर आप लोग क्या कर दोगे, इसे रख दोगे। और जैसे ही आप उस स्रोत पर इसे रखोगे वो स्रोत क्या करेगा, इसे गर्म करेगा। जैसे आग वगैरह उस पर यदि आप लोग इसे रखोगे तो आप लोग क्या करोगे, अगर आग पर रख दोगे आप लोग, ठीक है, आग पर रखने से ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यानी एक तो आपने क्या किया, इसे सीधा सीधा गर्म किया है, और गर्म करने से इसको क्या प्राप्त हुई है, ऊष्मा प्राप्त हुई है। यानी आपने क्या किया, इसे गर्म किया और गर्म करके आपने क्या दिया, इसे ऊष्मा दी है। ठीक है, ये तो अपने सीधा ऊष्मा देने की बात आई। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो, इसे किसी विलोडक की सहायता से काफ़ी तेज़ी से घुमाना शुरू कर दो, तब भी क्या आएगा, इसके ताप में परिवर्तन आएगा। यानी आप लोग क्या करो, इसे किसी विलोडक की सहायता से तेज़ी से हिलाना शुरू कर दो और इसके ताप में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। एक बार ताप के अंदर, सुनो यहाँ पर मैंने बोला है किसी विलोडक की सहायता से ताप में परिवर्तन आएगा। ताप में परिवर्तन आने का मतलब ये नहीं है कि आपने इसे तेज़ी से हिलाया और 10 डिग्री से वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सूक्ष्म परिवर्तन आएगा। ठीक है, मतलब विलोडक की सहायता से हिलाकर भी आप लोग क्या कर सकते हो, बिल्कुल सूक्ष्म या बिल्कुल अलग परिवर्तन इसके अंदर कर सकते हो। वो परिवर्तन आपने किस प्रकार से किया है, इसे हिलाकर किया है या गर्म करके किया है या किसी अन्य विधि से किया है। अपने बोलने का मतलब ये है कि या तो अपने उसे गर्म करके ऊर्जा ऊष्मा दे रहे हैं, या आप लोग यांत्रिक कार्य करके क्या कर रहे हो, उसे ऊष्मा दे रहे हो। दोनों जब ये गर्म हो जाते हैं, एक तो यांत्रिक कार्य करके और एक गर्म करके, दोनों जब गर्म हो जाते हैं तो गर्म होने के बाद में आप लोग ये नहीं बता पाओगे कि आपने किस प्रकार से इसका ताप बढ़ाया है। ठीक है, जैसे एक पात्र तो ये हो गया और एक पात्र को किसी अन्य तरीके से गर्म करके आपके पास में रख दिए, आपके पास में 2 पात्र रख दिए, तो आप लोग ये नहीं बता पाओगे कि आपने इसे
इसे जो ऊष्मा दी है वो किस प्रकार से दिया, गर्म करके दिए या आप लोगों ने इसे यांत्रिक कार्य करके दिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपने यांत्रिक कार्य जो करते हैं वो किस में बदल जाता है, ऊष्मा में बदल जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है। और जूल ने जो नियम दिया वो बताया कि अपने W जो है वो H के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी अपने जो यांत्रिक कार्य करते हैं वो किसके अंदर बदल जाता है, ऊष्मा के अंदर बदल जाता है। और यदि इस समानुपाती को हटा दोगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, W = JH लग जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि कार्य किसके इक्वल है, J गुणा ऊष्मा के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से आप लोग अगर लिखना चाहो तो J को आप W/H भी लिख सकते हो, मतलब आप लोग इसे कार्य बटे ऊष्मा लिख सकते हो। J के बारे में कल मैंने आपको बता दिया था, J = 4.18 होता है, जिससे लगभग आप लोग कितना लिखते हो, 4.2 लिखते हो। और किसके इक्वल लिखते हो, जूल पर कैलोरी के लिखते हो, जूल पर कैलोरी के बराबर रखते हो। तो J का मान कितना है, 4.18 या लगभग किसके बराबर है, 4.2 जूल पर कैलोरी के बराबर है। ये आपके पास में किसका मान है, ये आपके पास में J का मान है। J क्या होता है, J यहाँ पर आपके पास में सार्वत्रिक नियतांक है। J क्या होता है, सार्वत्रिक नियतांक होता है। और इस सार्वत्रिक नियतांक को क्या बोला जाता है, इसे ऊष्मागतिकी का या ऊष्मागतिकी में यांत्रिक तुल्यांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यांत्रिक तुल्यांक बोला जाता है। यानी जब आप लोग इसे H से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किए गए कार्य का मान आ जाएगा, या आप लोग क्या कर दो, W और H को एक दूसरे से डिवाइड कर दो तो भी आपको किसका मान मिलता है, J का मान मिलता है। यानी आप लोग W में अगर J का भाग दे दोगे तब भी आप लोगों को क्या मिल जाएगी, जो आपने ऊष्मा दी है उसका मान आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर J क्या है, ऊष्मागतिकी का यांत्रिक तुल्यांक, या आप लोग इसे क्या बोलते हो, सार्वत्रिक नियतांक बोलते हो। दूसरा, ये जो मान लिखा गया है ये मान MKS पद्धति के अंदर लिखा गया है। अगर इसी मान को आप लोग लिखते CGS पद्धति के अंदर, तो CGS पद्धति के अंदर आप लोगों को पता है कि ये जो लिखा गया है 4.18 गुणा 10 की पावर कितना लिख देते, 7 लिख देते, और जूल की जगह क्या आ जाता, अर्ग आ जाता, और साथ में प्रति कैलोरी आ जाता। ठीक है, तो MKS या SI पद्धति के अंदर अपने मात्रक क्या लिखते हैं, इसका जूल लिखते हैं। और जब इसे आप लोग CGS में परिवर्तित करते हो तो क्या लिख देते हैं, अर्ग लिख देते हैं। 1 जूल = 10 की पावर 7 अर्ग। ये रिलेशन आप सभी को पता है। तो इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, ये जो जूल है इसे CGS पद्धति के अंदर बदल सकते हैं। अगर आप लोग जूल को परिभाषित करना चाहो, अगर आप लोग क्या करना चाहो, जूल को परिभाषित करना चाहो, तो यहाँ से इस सूत्र से आप लोग क्या कर सकते हो, जूल को परिभाषित कर सकते हो। कैसे, जैसे देखो H कितना हो, अगर 1 हो तो W किसके बराबर हो, J के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि किसी पदार्थ को एकांक ऊष्मा देने के लिए, किसी पदार्थ को एकांक ऊष्मा देने के लिए किया गया कार्य किसके इक्वल होता है, यांत्रिक तुल्यांक J के बराबर होता है। अर्थात आप लोग लिख सकते हो, किसी पदार्थ को एकांक ऊष्मा देने के लिए किया गया कार्य यांत्रिक तुल्यांक J के तुल्य होता है, J के तुल्य होता है। ठीक है, यानी किसी पदार्थ को एकांक ऊष्मा देने के लिए किया गया कार्य यांत्रिक तुल्यांक J के बराबर होता है। ठीक है, तो ये अपनी बात आ जाती है J की। यहाँ आप लोगों ने जो पढ़ा है इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी है, एक तो आप लोगों को ऊष्मागतिकी का जो स्नेंके नियम है उसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर आप लोगों को ऊष्मा और यांत्रिक कार्य के मध्य जो रिलेशन होता है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। वो क्या होता है, वो W समानुपाती H होता है। W किसके इक्वल होता है, JH के इक्वल होता है। यानी आपका J जो है किसके इक्वल होता है, W/H के कार्य बटे ऊष्मा के। और यहाँ से J किसके इक्वल, 4.18 या आप लोग लिख सकते हो लगभग 4.2 जूल पर कैलोरी। और ये क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है, या आप लोग इसे क्या बोलते हो, ऊष्मागतिकी में यांत्रिक तुल्यांक
तुल्यांक बोलते हो। और एमकेएस पत्ती के अंदर इसका मान कितना लिखा है आपने 4.18 जूल पर कैलोरी। और सीजीएस की जब आप लोग बात करोगे तो सीजीएस पत्ती में जूल को अर्ग में बदलते समय क्या लिख देते हैं 10 की पावर 7 लिख देते हैं। तो यहाँ भी अपने क्या कर दिया 10 की पावर 7 लिख दिए और ये अर्ग में बदल गया और साथ में अपने क्या लिख दिया कैलोरी लिख दिया। दूसरा यहाँ से आप लोगों से पूछा जा सकता है यांत्रिक तुल्यांक जे की परिभाषा, तो आप लोगों को क्या लिखना है, आप लोगों को ये फॉर्मूला लिखना है और H इक्वल कितना लिख देना है 1 लिख देना है। तो W किसके इक्वल आ जाएगा जे के, यानी जे और W एक दूसरे की इक्वल। और क्या लिख दोगे किसी पदार्थ को एकांक ऊष्मा देने के लिए किया गया कार्य किसके इक्वल होता है यांत्रिक तुल्यांक जे के इक्वल होता है। ठीक है, ये अपनी बातें थी ऊष्मा और यांत्रिक कार्य के बारे में। अब अपने जो पढ़ने वाले हैं वो अपने पढ़ेंगे ऊष्मागतिक निकाय के द्वारा किया गया कार्य, या अपने उसे बोलते हैं सूचक आरेख। तो देखिए अगला टॉपिक अपने अपना अगला टॉपिक है ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य। अपना टॉपिक है ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य। यहाँ अपने एक फॉर्मूला लिखेंगे dW इक्वल PdV, ठीक है, या W इक्वल समाकलन V1 से V2 PdV। वो जो फॉर्मूला है आपके लगभग पूरी बुक के अंदर आप लोगों के काम में आएगा, जो अपने पढ़ रहे हैं इसके अंदर भी, जो आप लोग सेकंड पढ़ रहे हो उसके अंदर भी। और इसी के साथ में लिखा गया है सूचक आरेख। बुक में जो हेडिंग दे रखी है उसके अंदर साथ में लिखा गया है सूचक आरेख। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते समय जो बुक में लिखा होता है लगभग उसी को क्वेश्चन बना देते हैं। तो ध्यान रख लेना कि ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य और सूचक आरेख इसी को अपने बोलते हैं। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं इस बात की कि ये कार्य क्या होता है। देखो सूचक आरेख जो अपने अलग से एक टॉपिक है, एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को अपने क्या बोलते हैं सूचक आरेख बोलते हैं, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किए गए कार्य की। देखो अपने क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं, ये अपने क्या किया एक सिलेंडर लिया, ठीक है। बस ऊष्मागतिकी के अंदर बार बार अपने इसी सिलेंडर को बनाते जाएंगे, लिखते जाएंगे और अपने जो कार्य आता जाएगा dW इक्वल PdV आता जाएगा, ठीक है। हर बार अपने ज़्यादातर यही करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन के नाम पर बस यही एक है। तो AB इसके अंदर क्या है एक पिस्टन लगा हुआ है, आपके पास में एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या है AB एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन किस प्रकार का है, घर्षण रहित पिस्टन है, जिसकी वजह से ऊर्जा की हानि नहीं हो रही। और इसके अंदर आपने क्या है गैस को भर दिया, इसके अंदर अपने इस प्रकार से क्या कर दिया गैस को भर दिया, ठीक है। और अब धीरे धीरे क्या होगा, गैस जो है ये प्रसार करेगी, पिस्टन पर दाब लगाएगी और जैसे ही अपने इसे छोड़ेंगे ये ऊपर की ओर क्या करना शुरू कर देगा, गति करना शुरू कर देगा। मान लिया किसी समय ये काम पहुंच चुका है, इस जगह पहुंच चुका है A डैश और B डैश पर, और ये भी मान लेते हैं इसका विस्थापन कितना है dx विस्थापन है। तो इसका विस्थापन कितना है dx है, और ये जो अपने पास में पिस्टन है इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं कितना है A है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना मान लेता हूँ A मान लेता हूँ, और जो ये विस्थापन आया है ये विस्थापन अपने कितना मान लेते हैं dx मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पिस्टन है इस पिस्टन के द्वारा किया गया कार्य यदि अपने ज्ञात करें, यानी अगर आप लोग पिस्टन के द्वारा किए गए कार्य का मान ज्ञात करो तो कार्य अपने dW से लिख देते हैं, किसके इक्वल होता है बल गुणा, किसके बराबर होता है बल गुणा विस्थापन के बराबर होता है, ठीक है। अपने जो कार्य करते हैं किसके इक्वल होता है बल गुणा विस्थापन के इक्वल होता है। तो अपना जो dW है किसके इक्वल आएगा बल के, बल मान लेते हैं कितना है
F है और विस्थापन वहाँ पर अपने कितना लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है, ठीक है। तो बल F और विस्थापन कितना है, dx। तो अपने जो कार्य कर रहे हैं किसके बराबर, बल गुना विस्थापन के, बल F है और विस्थापन कितना है, dx। तो dw किसके इक्वल है, F dx के इक्वल है। देखो यहाँ से आप लोग जानते हो दाब के बारे में। दाब क्या होता है, दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। अगर अपने दाब की बात की जाए तो दाब का सूत्र आपके पास में क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब को यदि आप लोग P से लिखो, दाब को किससे लिखो, P से लिखो, बल को F से लिखो और क्षेत्रफल को किससे लिख दो, A से लिख दो, तो F किसके इक्वल आएगा, PA के इक्वल आएगा, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल है इस पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो F किसके इक्वल है, PA के इक्वल है। ये मान अगर आप लोग याद रखो तो dw किसके इक्वल आएगा, ये आएगा PA dx के इक्वल आएगा, ठीक है। dw किसके इक्वल है, PA dx के इक्वल है। ये देखो ये जो टर्म है, जो अपने पास में सममित आकृतियाँ होती है, सममित आकृतियों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अगर आप लोग क्या कर दो, विस्थापन या जो ऊंचाई वगैरह दे रखी है उससे अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में क्या आ जाता है, आयतन आ जाता है। यानी आयतन dv जो है किसके इक्वल है, A dx के इक्वल है। इस विस्थापन से जो आयतन आया है वो कितना है, वो आया है A dx। तो dw को आप लोग क्या लिख सकते हो, dw को आप लोग लिख सकते हो PdV। ये जो A dx है इसको अपने dv लिख दिया तो dw इक्वल क्या आ गया, PdV आ गया। अब देखो अगर आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन V1 से V2 तक हो, V1 से V2 तक हो, तो ये जो अपने पास में dw है इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा और कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, V1 से V2 तक हो जाएगा और जो कार्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, W आ जाएगा और सूत्र क्या बन जाएगा, V1 से V2 और PdV बन जाएगा। ये सूत्र आप लोगों को हमेशा याद रखना है जब तक आप लोग ऊष्मागतिकी और अनुगति सिद्धांत दोनों बुक आप लोग पढ़ते रहो तब तक। तो dw किसके बराबर है, समाकलन V1 से V2 और PdV जो है उसके बराबर है। यहाँ से आप लोग ये जो फॉर्मूला है इसे भी ज़रूर याद रखना, dw इक्वल PdV, क्योंकि बुक के अंदर बहुत बार आएगा dw, वहाँ पर अपने हर बार मान कितना रखेंगे, इसका PdV मान जो है वो रखेंगे। और dw का जब मान रखा जाएगा तो आप लोग ये रख दोगे और W का मान रखने की बात आएगी तो V1 से V2 और PdV जो है ये मान आप लोग रख दोगे। एक बार इसे कोई समीकरण नंबर लगा देता हूँ, जैसे समीकरण स्टार लगा दी। अब अपने बात कर लेते हैं इसके स्पेशल केस की, और स्पेशल केस की बात करने से पहले अपने इसी के अंदर पढ़ लेते हैं सूचक आरेख, ठीक है। देखो सूचक आरेख क्या होता है, देखो ये जो अपने लिखा है ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य, ये इस कार्य का मान आया गया W V1 से V2 और PdV। अब अपनी बात कर लेते हैं सूचक आरेख की, जो यहाँ आप लोगों ने हेडिंग लिख रखी है साथ में सूचक आरेख। देखो सूचक आरेख का क्या मतलब होता है, अपने एक आरेख खींचते हैं और किसके बीच में खींचते हैं, ये जो टॉपिक अपने कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सूचक आरेख के बारे में बहुत बार पूछा गया है। 1.5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, 1.5 नंबर का जो आपका क्वेश्चन आता है ना 1.5 का, उसके अंदर पूछा गया है सूचक आरेख किसे कहते हैं। किसी बड़े क्वेश्चन के साथ में भी इसे पूछा जा सकता है सूचक आरेख किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, अपने एक वक्र बनाते हैं किसके बीच में, P के और V के बीच में, ठीक है। ये जो अपना वक्र बना है इसे मैं सीधा मिला देता हूँ, ये A पॉइंट है, ये B है और ये C पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, और ये D पॉइंट है। यहाँ आयतन V1 है, यहाँ आयतन V2 है और इस जगह एक अल्पांश ले लिया है अपने एक पट्टिका के रूप में जिसका आयतन dV है, और इसके सामने जो दाब है वो मान लिया कितना है, P है, ठीक है। ये जो दाब है वो कितना है, P, और ये V1 ये V2 और इस जगह जो आयतन है वो अपना क्या है, V2 है। ये जो अपने ग्राफ खींचा गया है ये मान लेते हैं नियत ताप पर है, किस पर है, नियत ताप पर ग्राफ खींचा गया है। और इसे मैं A डैश B डैश C डैश और D डैश जो है वो लिख देता हूँ। तो अब अपने बात कर लेते हैं सूचक आरेख की। तो सूचक आरेख एक ऐसा ग्राफ होता है जो किसके बीच में खींचा जाता है, जो अपने
पीवी वक्र है, ये जो अपने पीवी वक्र खींचा है, यानी पी और वी के बीच में जो वक्र खींचा जाता है नियत ताप पर खींचा जाता है, वही क्या होता है, सूचक आरेख होता है। तो नियत ताप पर दाब और आयतन के मध्य, दाब और आयतन के मध्य खींचा गया वक्र क्या कहलाता है, सूचक आरेख कहलाता है। नियत ताप पर दाब और आयतन के मध्य खींचा गया वक्र सूचक आरेख कहलाता है। ठीक है, तो सूचक आरेख अपने क्या होता है, सूचक आरेख का अपने मतलब हो गया नियत ताप पर दाब और आयतन के मध्य खींचा गया वक्र। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, सूचक आरेख।